हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हिरोज खान सर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश से एडीपीओ की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक की यदि बात करूं तो मैं मध्य प्रदेश के एडीपीओ की 4 एक्ट पढ़ा चुका हूं, 4 वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियो में लिखा हुआ भी है कि प्रथम वीडियो, सेकंड वीडियो, तीसरा चौथा वीडियो बना चुका हूँ। उसी चीज़ कंटिन्यू क्लास करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5वां वीडियो। आज हम देखेंगे 5th वीडियो, ठीक है, जो कि है मध्य प्रदेश का लोकल लॉ, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 देख रहे हैं आज हम, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जो वीडियो मैं बनाया हूं वो आपको पसंद आए होंगे। और आज ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। यदि आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। अभी काफ़ी समय है वैकेंसी में नोटिफिकेशन, और कल से फॉर्म हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो समय लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करते हो, समय से पहले आप फॉर्म भर देंगे। और जिससे ही एग्ज़ाम से पहले हमें सारे ही एक्टों को अच्छे से समझना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जीएस को उठाना है, जीएस को भी लेकर चलना है, करंट को भी लेकर चलना है। काफ़ी हमारे पास सिलेबस बड़ा है, तो धीरे धीरे हम शुरुआत करें और एग्ज़ाम के पहले सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके एग्ज़ाम के समय रिवीजन हमको करना होगा, ठीक है। तो ये 5वां वीडियो हमारा है। इसी के साथ हमारे आज 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। अधिनियम 2011 का है, क्रमांक इसका 8 नंबर का और सन 2012। अब इसके नाम से आप ज्ञात है विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस एक्ट को कब लाया गया? 2011 में लाया गया। और किस लिए लाया गया? विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए इस एक्ट को लाया गया, विशेष न्यायालय की स्थापना, ठीक है। जैसे कि अब जानते हैं कि भारत के अंदर या राज्य के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था चली रही है, न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था में सारे कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सारे कोर्ट हैं। लेकिन इस कोर्ट की जो है वो किस लिए स्थापना की गई? इस कोर्ट की विशेष न्यायालय की स्थापना इसलिए की जाती है कि इसके अंतर्गत जो आने वाले मामले जो हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिसके लिए इस एक्ट को लाया गया। और विशेष न्यायालय की स्थापना, जैसे कि एसटी एक्ट है, जो कोई एक्ट भी हैं, और उनमें कुछ मामले होते हैं जिनको शीघ्र ही विचारण के लिए, शीघ्र ही समाप्ति के लिए, शीघ्र उनके मामले को जल्दी से निपटाने के लिए इनकी विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। जिससे कि एक्ट है तो उसमें केंद्र सरकार करती है, और ये हमारा मध्य प्रदेश का एक्ट है तो इसमें कौन करेगा? राज्य सरकार इसकी विशेष न्यायालय की स्थापना करती है। और ये हमारा एक एक्ट भी है, विशेष न्यायालय हमारा एक एक्ट भी है जिससे स्थापना की गई। आइए समझते हैं इस एक्ट को। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की जो अनुमति है 7 फरवरी 2012 को मिली, इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति। अब ये ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का एक्ट है और अनुमति किसकी मिली? राष्ट्रपति की मिली। इससे पहले मैं 2 वीडियो पढ़ाया हूँ, 2 एक्ट पढ़ाया हूँ 2 वीडियो में, जिसे मैंने बताया था आपको। एक मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम और एक अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम। उस एक्ट में दोनों में हमको किसकी अनुमति मिली थी? राज्यपाल की मिली थी, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन हो सकता है आप यहाँ पर गलती करें, ठीक है। विशेष न्यायालय वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है, बाकी 2 अधिनियम हम पढ़ चुके हैं, उनमें राज्यपाल की अनुमति मिली है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। कब मिली? तो ये 7 फरवरी 2012 को इसे अनुमति राष्ट्रपति की मिली। उसके बाद ये, अब हम बात करें भारत गणराज्य के, तो भारत गणराज्य के ये 62वें वर्ष किस द्वारा? तो संसद व विधानमंडल द्वारा, मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा ये अधिनियमित हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा ये अधिनियमित हुआ। विधानमंडल कब होगा और संसद में कब होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 62 वर्ष। इसके बाद हम इसकी बात करें तो दोस्तों, इसे पहली बार प्रकाशित किया गया 10 फरवरी 2012 को। 10 फरवरी 2012 को इसको प्रकाशित किया गया, और 15 फरवरी 2012 को इसको नोटिफिकेशन आया, ठीक है। 15 फरवरी 2012 को इसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना तारीख। 7 फरवरी राष्ट्रपति की मोहर, 10 फरवरी को प्रथम बार प्रकाशित, और 15 फरवरी 2012 को इसे नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं बता चुका हूं आपको कि जो न्यायालय है, इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण मतलब शीघ्र विचारण, मामले को शीघ्र ही खत्म करें, और उनमें अंतर्विलित संपत्तियों का, और उसमें जो शामिल संपत्ति है, जो अपराध है और अपराध में जो संपत्ति शामिल है, उस संपत्तियों का अधिहरण करने के लिए और विशेष न्यायालय का गठन किया गया। जो संपत्ति इसमें शामिल है उस संपत्ति को भी अधिहरण करने के लिए, जब्त करने के लिए इस विशेष न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है। और इसमें अंतविलित संपत्ति और इसमें शामिल जो भी हैं, इसमें शामिल किया गया, ठीक है। आइए इसकी धारा हम बात करते हैं। नंबर 1 जो बात करती है हर एक्ट की तरह संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, और ये प्रारंभ कब होगा?
तो ये प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे उस दिन से इसे प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 1 हमारी कंप्लीट हुई। आइए धारा 2 हम बात करते हैं। ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, इससे भी हमको 9 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 26 धाराएं इसमें कुल एक हम कुछ बात करें तो दोस्तों कुल धाराएं 26 है और अध्याय 4 में 4 अध्याय 26 धारा को बांटा गया है। मध्य प्रदेश का लोकल लॉ है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। नया एक्ट इसमें, ये नया एक्ट है, इस ऐड किया गया। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं परिभाषा से। तो आइए समझते हैं इस परिभाषा को बहुत बारीकी से। परिभाषा जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिभाषा ये दी गई है यही समझी जाएगी, अन्य दूसरी परिभाषा ना ली जाएगी। ठीक है, दो का बात करती है अधिनियम से आशय। अधिनियम से क्या आशय है? तो विशेष न्यायालय अधिनियम से आशय है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, लोक सेवक के जो कर्तव्य हैं उन मतलब उनके लिए विशेष ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो 1988 क्या है अधिनियम से आशय? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से है। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना। का कंप्लीट हुई हमारी। 2 प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है? तो धारा 4(14) के अधीन, धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी या जो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। कौन इस विशेष न्यायालय के लिए किस अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा? उच्च न्यायिक सेवा का प्राधिकृत अधिकारी या सेशन न्यायालय का न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ऐसा ही व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा विशेष न्यायालय के लिए। ठीक है, 2 आइए 2 जो बात करती है संहिता की, कोर्ट की। तो संहिता से अभिप्राय जितने भी हमारे एक्ट हैं और यहाँ पर संहिता की परिभाषा दी गई है, उस संहिता की परिभाषा में जो प्रोसीजर होगी वो CRPC 1973 और 1974 का 2 के तहत ही सबका कोर्ट से संहिता से ऐसे समझा जाएगा। ठीक है, जो प्रोसीजर होगी वो CRPC की होगी। ध्यान रखना, लगभग सभी एक्टों में CRPC ही आता है। ठीक है, इसके अलावा 2 किसी अपराध के संबंध में घोषणा से आशय धारा 5 के अधीन की गई घोषणा है। धारा 5 में जो घोषणा की गई है उसी के आशय लगाया गया है यहाँ पर। धारा 2 में किसी अपराध के संबंध में घोषणा से आशय धारा 5 के अधीन की गई घोषणा। यहाँ अपराध से विपरीत है। अपराध से क्या आशय है? तो अपराध से विपरीत है अधिनियम की धारा 13(1) को या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के अधीन अन्य उपबंध या IPC भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। और 2 जो बात करती है विशेष न्यायालय। ठीक है, तो धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया विशेष न्यायालय से आशय। धारा 4 में क्या विशेष न्यायालय का प्रावधान किस अधिनियम में, वो किस धारा में है? तो 2 में है। ठीक है, और विशेष न्यायालय से क्या अभिप्राय है? तो धारा 3 के अधीन गठित किया गया, स्थापना की गई धारा 3 के अधीन विशेष न्यायालय से आशय। ठीक है, अब जो शब्द और जो परिभाषाएं इसमें प्रयुक्त हो और जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु संहिता या अधिनियम में परिभाषित किए गए हों वही अर्थ होंगे। ठीक है, जो CRPC में है वही प्रोसीजर यहाँ पर इसमें इसके लिए फॉलो की जाएगी इस एक्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पूरी परिभाषाएं समझ में आई होगी और ये बेसिक जानकारी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं अगले हम धारा 3 पर अब बात करेंगे हम धारा। आइए कंटिन्यू चलते हैं आगे। दोस्तों प्लीज़ यदि आपके पास बैलेट हो तो बैलेट लेकर बैठिए और यदि ना हो तो आप प्लीज़ एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और जो मैं बताता चलूँ उसे आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अध्याय 2 विशेष न्यायालयों की स्थापना। धारा 3 जो बात करती है विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में। ठीक है, जिसे क्लोज 1 कहता है अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार उतने न्यायालय की स्थापना करेगी जिसे विशेष न्यायालय कहा जाएगा। ऐसा क्लोज 2 जो बात करता है विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है, विशेष न्यायालय की जो अध्यक्षता है वो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार जिसे नामनिर्दिष्ट करेगी उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी। ठीक है, आइए क्लोज 3 जो बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वहाँ उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य ना हो और जो राज्य में सत्र या सत्र न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो। ठीक है, हम बात करें थे परिभाषा में बताया था मैंने आपको कि वो उच्च न्यायिक सेवा का सेवारत अधिकारी हो या सेशन न्यायाधीश का न्यायाधीश रह चुका हो या अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है तभी उसको बनाया जाएगा। ठीक है, ये हमारी धारा 3 कंप्लीट हुई। आइए धारा 4 जो बात करती है विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान।
ठीक है, विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान। ठीक है, तो विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचरण करेगा जो उसके समक्ष संचित किए जाएं। ठीक है, राज्य सरकार जिन मामलों को उचित समझे और जिन मामलों को संचित करे विशेष न्यायालय को, तो ऐसे मामले को देखेगा। ठीक है, जो संचित किए जाएं या धारा 10 के अधीन उसे हस्तांतरित किए जाएं, ट्रांसफ़र किए जाएं धारा 10 के अधीन। ठीक है, ऐसे मामले को देखेगा। आइए धारा 5 जो बात करती है इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। ठीक है, तो देखिए क्लॉज 1, जहां राज्य सरकार को प्रथम दक्षता साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है, किसी व्यक्ति का समुचित आधार ऐसा आधार है इसमें किए जाने का लगता है, जो लोकपद धारण कर चुका है अथवा जो लोकपद या धारण कर रहा हो, कोई व्यक्ति जो लोकपद धारण कर चुका है या कर रहा हो, जो अधिनियम की धारा 2 के जो हमने 2 में देखी थी क्या अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवक हो या रह चुका हो, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो, इस आशय की घोषणा करेगी। राज्य सरकार इस मामले की घोषणा करेगी। ठीक है, तो ये एक्ट आप क्लॉज 1 बात कर रहा है। आइए क्लॉज 2 देखते हैं। ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। देखिए ध्यान रखना, ऐसे मामले को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 5 हमारी कंप्लीट हुई। आइए धारा 6 जो बात करती है घोषणा का प्रभाव। ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। कहाँ मामला संचित किया जाएगा? विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। धारा 6 की उपधारा 2 बात करती है, जहाँ धारा 5 के दिन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संचित किया जा चुका है या तथा इससे संबंधित कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, तो वहाँ तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचरण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगी। ठीक है, बात करती धारा 6। आइए धारा 7 जानते हैं। अपराधों के विचरण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारिकता। अपराधों के विचरण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारिकता, तो अधिकारिकता क्या है? सारा 7 देखिए। विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोपी षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रक के रूप में विचारण करने की अधिकारिकता होगी जिसने कथित रूप से यह अपराध किया है। इसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई है। ठीक है, धारा 5 में बताया गया है कि कोई लोक सेवक या तो लोक सेवक बन चुका हो या बनने वाला हो या बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी के संबंध में धारा 5 के दिन घोषणा की गई और उनमें समस्त व्यक्तियों को संहिता के अनुसार ही विचरण से संयुक्त रूप से विचरण करने की किया जा सकता है। ठीक है, ये धारा 7 हमारी कंप्लीट हुई है। इसे आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, अपराधों के विचरण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिकता, क्या अधिकारिकता दी गई है। आप धारा 8 देखिए। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ के बारे में धारा 8 बात कर रही है। इससे क्लॉज 1 बात करता है, ऐसे मामलों के विचरण के बारे में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचरण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ठीक है, जो प्रक्रिया होगी उसका ही अनुसरण करेगा। क्लॉज 2 बात करता है, इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय संहिता और अधिनियम के उपबंध जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होंगे। उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे। और 8 का क्लॉज 3 बात करता है, विशेष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर उसे उस अपराध के दंड के लिए जिसके लिए वो व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो विधि द्वारा प्राधिकार दंडादेश पारित किया जाएगा। जो दंडादेश विधि द्वारा हो वही उसे पारित किया जाएगा, वही शक्ति इसे दी जाएगी। ठीक है, आइए धारा 9 जो बात करती है विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील। अब विशेष अपील के बारे में बस की धारा 9 बात करती है, संहिता की किसी बात के होते हुए विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध तथ्य तथा विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय को ही की जाएगी। तथ्य के मामला हो चाहे विधि का मामला हो, दोनों ही मामले में जो अपील है वो उच्च न्यायालय को की जाएगी। क्लॉज 1 बात करता है। क्लॉज 2 बात करता है, उपरोक्तों के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या
दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय को कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, धारा 9 की क्लोज 3 जो बात करता है वो बात करता है कि इस धारा के अधीन अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, और 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। परंतु उच्च न्यायालय 30 दिन की अवधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण था। ठीक है, पर्याप्त कारण होगा तो 30 दिन के अवसान के पश्चात भी अपील को स्वीकार कर सकता है विशेष न्यायालय, वो हाई कोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। धारा 9 हमारी कंप्लीट हुई। आइए धारा 10 बात करती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालयों में अंतरित कर सकेगा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय से अंतरित कर सकेगा। ठीक है, ये धारा 10 करती है ट्रांसफर के बारे में। आइए देखते हैं धारा 11 जो बात करती है क्या, किसी विचरण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का अबाध्य नहीं होना। कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजनों के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक ना हो। और क्लोज 2 बात करता है, विशेष न्यायालय मामले के विचरण को उसके संचित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। धारा 11 का 2 क्लोज बोलता है, क्लोज 2 बोलता है कितने 1 वर्ष के अंदर उसे निपटाने का प्रयास करेगा। धारा 12 जो बात करती है अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्रवाई का किया जाना। विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित तथा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित या आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारी धारा 12 और अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। आइए हम बात करते हैं अध्याय 3 जो बात करता है संपत्ति का अधिहरण। आइए धारा 13 अध्याय 3 देखेंगे, संपत्ति का अधिहरण। धारा 13 जो बात करती है संपत्ति का अधिहरण, जहाँ राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जो लोकपद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो, जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के अधिहरण के लिए इसके बारे में राज्य सरकार को ये विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपज प्राप्त की गई है, लोक अभियोजक को प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है, इसकी उपधारा 1 के अधीन आवेदन में का एक या अधिक शपथ पत्र संलग्न होंगे, जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है, तथा उस धन की उस रकम और अन्य संपत्ति को प्रकल्पित मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के द्वारा उपयुक्त की गई हो। क्या बात कर रही है, ऐसे किसी धन या संपत्ति तथा में किसी अवस्थी के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अंतविष्ट होगी, यदि अवश्य हो तो इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली विशिष्टियाँ दी जाएगी। ठीक है, ये बात धारा 13। आइए धारा 14 अधिहरण के लिए सूचना। धारा 14 बात करती है अधिहरण के लिए सूचना। क्लोज 1 धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, जो कि इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है, एक सूचना तामील करेगा जिसमें यह ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिष्ट की जाए, जो सामान्यतः 30 दिन से कम की नहीं होगी, और उसकी उस आय उपार्जन या अस्थियाँ का स्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है वहाँ जिस पर वह निर्भर करता हो, तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने की या तथा कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी। क्यों ना ऐसा समस्त या कुछ धन संपत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाएँ और राज्य सरकार द्वारा अधिहत कर लिया जाए, तो राज्य सरकार इस संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। क्लोज 2 बात करता है 14 का, जब उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना
में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो, वहाँ सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। और 3 बात करती है, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य, सूचना और विशिष्टता का विशेष न्यायालय के समक्ष विचरण में खंडन किया जा सकेगा, परंतु ऐसा खंडन अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय के विचरण तक ही सीमित होगा। ठीक है। आइए धारा 15 बात करती है कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण। धारा 14 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात प्रभावित व्यक्ति को तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सुनवाई की या युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई धन या संपत्ति विधि विरुद्ध द्वारा अर्जित की गई है या नहीं। ठीक है, ये देखिएगा न्यायालय। और धारा 2 बताती है, प्राधिकृत अधिकारी ये विनिश्चित करता है कि कारण बताओ सूचनाओं में निर्दिष्ट धन, कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किंतु ऐसे धन या संपत्ति को विनिश्चित चिन्हित करने में समर्थ ना हो तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति दोनों विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं। अब धारा 1 के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। क्लॉज 3 बात करती जहां प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय से निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, वहाँ अपराध घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति दोनों इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विलंबों से मुक्त राज्य सरकार को अधिहत माने जाएंगे। ठीक है, जब कोई ये हो जाता है, जांच हो जाती है, मालूम पड़ता है तो वह उसको राज्य सरकार को अधिहत हो जाएंगे। परंतु यदि अधिहत संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो तो उस संपत्ति अधिहत नहीं की जाएगी। या तो संपत्ति अधिहत कर ली जाएगी, यदि संपत्ति अधिहत नहीं करता, मतलब संपत्ति का मूल्य दे देता है तो संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और क्लॉज 4 जो बात करता है, इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी या कोई शेयर या राज्य सरकार को अधिहत माना जाता है तो कंपनी अधिनियम 1956 जो है 56 का 1 का अथवा कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कंपनी तुरंत राज्य सरकार को ऐसे शेयर अंतरित के रूप में राष्ट्रीयकृत करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आता होगा। आइए हम बात करते हैं धारा 6 जो बात करती तो 16 जो बात करती है अंतरण का अकृत या शून्य होना। जहां धारा 14 के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त सूचना में विनिश्चित कोई धन या संपत्ति या दोनों किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता हो तो वहाँ ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा। और यदि ऐसा धन या संपत्ति दोनों तत्पश्चात धारा 15 के अधीन सरकार को अधिहत हो जाते हैं तो ऐसा धन संपत्ति या दोनों का अंतरण यकृत और शून्य दोनों माना जाएगा। ठीक है, किस स्थिति में शून्य माना जाएगा? 14 के तहत और 15 के तहत क्या माना जाएगा? अकृत और शून्य दोनों माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारा 17 बात करती है अपील के बारे में, महत्वपूर्ण धारा है धारा 17। इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको अपीली आदेश पारित किया गया था 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। देखिए, किसको अपील करेगा? उच्च न्यायालय को अपील करेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर उसे अपील करेगा। 17 का 2, इस धारा के विरुद्ध कोई अपील की जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को जिन्हें उचित समझे सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वो उचित समझे, उनको सुनवाई का अवसर देगा और फिर जैसा उचित वो समझे ऐसा आदेश पारित करेगा। उपधारा 1 के अधीन की गई कोई अपील जिसके लिए की जाने की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। और अपील जो होने के पश्चात मतलब 6 माह के अंदर उसको निपटाई जाएगी। और स्थगन आदेश यदि कोई हो, अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, उसको उसी समय निपटाया जाएगा। इस तरह हमारा धारा 17 कंप्लीट हुई। आइए धारा 18 देखते हैं, कब्जा लेने की शक्ति।
जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधीन हो जाए, वहाँ संबंधित अधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को जिससे कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हो आदेश देगा कि वहाँ आदेश तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को या इस निर्मित किसी जिसके द्वारा समग्र रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अवर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे। ठीक है। और धारा जो है 18 बात करती कब्जे के बारे में, तो उसको कब्जा लेने का अधिकार है। ठीक है। और धारा 19 अधिहद जब्ती की गई धन या संपत्ति की वापसी, जहां धारा 15 के अधीन किया गया अधिहरण या आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है, जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब विशेष न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति सजा दोष मुक्त कर दिया जाता है, सजा मतलब वो अपराधी नहीं रहता, उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, दोष से मुक्त कर दिया जाता है, तो वहाँ धन या संपत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे। तो वो धन जो संपत्ति जो जब्त की गई है उसे वापस कर दिए जाएंगे। यदि किसी कारण से संपत्ति वापस करना संभव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिक धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से, जिस दिन उसका अधिहरण किया गया है उस तारीख से उस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से परगणित ब्याज सहित किया जाएगा। ठीक है। मान लो संपत्ति उसे वापस करना होता है, लेकिन संपत्ति वापस करने में असमर्थ होते हैं, किसी कारण से संपत्ति वापस नहीं कर पाते हैं, और जिस दिन संपत्ति अधिहरण की गई थी उस तारीख से लेकर उसको 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको दिया जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, कोई ऑप्शन में आ सकता है, तो कितना प्रतिशत? 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है। अध्याय 4 ब्रैकेट अंतिम अध्याय धारा 20 देखते हैं। आइए, जो बात करती है विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान ना होना। ठीक है। यदि विवरण में त्रुटि हो जाती है आदेश में, तो वो अविधिमान ना होगा। ठीक है। और धारा 21 जो बात करती है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, आप इसको सिर्फ धारा ही याद रख लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं धारा 22 अन्य कार्रवाइयों का वर्जन। अन्य कार्रवाइयों का वर्जन, इसे धारा याद रख लीजिएगा। और धारा 23 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, याद रखिएगा। धारा 23 क्या बात करती है? सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता चुका हूँ मैं कई बार कि सद्भावपूर्वक क्या होता है। ठीक है। धारा 24 नियम बनाने की शक्ति, तो अधिनियम अथवा मतलब राज्य सरकार इस अधिनियम के लिए नियम बना सकती है, और बनाए जाने के पश्चात इसी उपधारा 2 का एक उपधारा 1 के अधीन बताए गए हैं कि प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है। धारा 25 बात करती है अध्यारोही प्रभाव। अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति की दशा में अधिभावी होंगे। ठीक है। इसी के जो नियम हैं वो अधिभावी होंगे, लागू होंगे। ठीक है। ध्यान रखना। और धारा 26 जो बात करती है कठिनाई दूर करने की शक्ति। ठीक है। तो कठिनाई दूर करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को है, परंतु ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 2 वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात नहीं किया जाएगा। ठीक है। और 2 अवधि के मतलब जो लागू हुआ उससे 2 वर्ष के पश्चात, अब 2 वर्ष के बीत जाने के बाद इसमें अवसान में कोई कठिनाई दूर नहीं की जाएगी। तो 2 वर्ष से बीत चुके हैं। ठीक है। ध्यान रखना। इस तरह से हमारे कुल टोटल 26 धाराएँ कंप्लीट हुई। हमने जाना इस एक्ट को। अभी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको वीडियो बोर्ड के माध्यम से अच्छा लगता है या स्क्रीन के माध्यम से अच्छा लगता है, जैसा भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हैं आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है। तो फिर हम जैसा उचित लगेगा हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।